दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का 3 बड़ा नोटिस है। पहला नोटिस ये है कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से काफी परेशान हैं। मेरे दोस्तों याद रखना है, सब्जेक्टिव से आपको भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। ये हमारा पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में 5-5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा, 3 मार्क्स का वो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं। दूसरा नोटिस ये है सर, हमारा याद रखना है। और हाँ, एक बात सुन लीजिएगा, पार्ट 1 जैसे यहाँ पे जैसे हमारा अगला सब्जेक्टिव का क्लास होगी वो आपका यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगी, फिर अगला होगा तो पार्ट 3 आ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नोटिस ये है मेरे दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन पे एक महा मैराथन क्लास होने वाला है ज्योग्राफी का, जहां पे मैं मैप का भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का पूरा धुआं करने वाले। ये आपका क्लास स्टार्ट होगी 21 तारीख को। याद रखना मेरे भाई, कब स्टार्ट होगी मेरे भाई, सॉरी आपका 21 नहीं 23 तारीख को। और याद रखना है 22 तारीख, 2 डेट याद रखिएगा, 22 तारीख और 23 तारीख के शाम के याद रखना है कि 6:30 बजे आना ना भूले। कहां पे सर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को मेरे दोस्तों डाउनलोड करके फ्री में हमारे साथ मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। तीसरा नोटिस ये है कि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन ले रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ना ले। जो भी स्टूडेंट्स ने ये कोर्स को ज्वाइन कर चुका है, जो भी आपका एग्जाम अभी बाकी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी यानी अदर जो भी सब्जेक्ट बाकी है, जो इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, यहां पे मैं आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज तो दिया ही दिया हूं। मैं सेपरेट से एक सिलेक्टेड सेट लेकर आ रहा हूं जहां पे 160 क्वेश्चन होगी, 160 क्वेश्चन होगा, सिलेक्टेड होगा विथ आंसर के साथ, जो मैं यहीं पे डाल दिया हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर मात्र मेरे दोस्तों 99 रुपया देकर बाकी ऑल सब्जेक्ट की सब सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोग यहां पे आपके तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का पूरा बेटर तरीके से सोल्यूशन बताया जाता है। यहां पे बात करता हूं सर हमारा सब्जेक्टिव पे। अब आते हैं सर, पहला हमारा जो होती है सब्जेक्टिव में आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस होने चाहिए मेरे भाई किसमें, तो हमारा सर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे। सबसे पहले याद रखना है मेरे भाई कि 5 मार्क्स वाला ज्यादा क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, फिर 3 मार्क्स भी हम लोग देखने वाले। और जब भी हमारी क्लास देखे, शुरू से लेकर अंत तक देखे, बिल्कुल मेरे भाई आपके माइंड में पूरा फिट करके ये बंदा जाएगी। बस आप लोगों को सुनना है, रटने का आवश्यकता नहीं भाई। पहला क्वेश्चन है सर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला किन्हीं 4 कारकों के बारे में बताएं। अब सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया जनसंख्या वितरण के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब मेरे दोस्तों की जनसंख्या वितरण, आज हमारे झारखंड में 50 लाख विद्यार्थी है, मान के चलिए 50 लाख में से 30 लाख दूसरे जगह चले गए, उड़ीसा चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए। आखिर चले गए तो इसके पीछे कोई कारण होगा। यही कारण आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो हमारा जनसंख्या वितरण है इसका क्या क्या कारण है, याद रखना है। तो आप पहला बताइएगा जल की उपलब्धता। क्या बताना है मेरे भाई, पहले आपको बताना है जल की उपलब्धता बताना है। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो कल नहीं भाई, याद रखना है। तो जल जीवन का आधार है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं, लोग उन क्षेत्र में बसने का प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल की सुविधा हो, है या नहीं। आप वैसे जगह में रहना पसंद करेंगे जहां पे जल ना हो, आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कह रहा है यहां पे कि जो लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जहां पानी हमें आसानी से मिल जाता है, उस जगह में हमें ज्यादा रहने को मौका मिलता है भाई। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे सघन बसवे क्षेत्र है, और यही कारण है कि नदी घाटी में लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पानी की आवश्यकता हो जाती है, पानी की जो आवश्यकता है वो उनको मिल जाते हैं। दूसरा है सर कि वहां पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको आसानी से पानी मिल जाते हैं, जिसके कारण से वो फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का पहला कारण था। दूसरा कारण सुनेगा, दूसरा कारण है कि भू आकृति। अब बात करते हैं मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप पर्वतीय इलाके में रहना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे पर्वतीय इलाके में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहूंगा क्यों, तो आप कहेंगे सर इसलिए मुझे पसंद नहीं क्योंकि पर्वतीय इलाके में ना सड़क बना हुआ होगा, ना कोई दुकानदारी होगी, और ना कोई अस्पताल होगा, ना कोई शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, कोई सुख सुविधा नहीं है। तो सर हम इस कारण से रहना पसंद नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि आप कहां रहना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं मैदानी इलाके में रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मैदानी इलाके में हमें आसानी से सड़क मिल जाती है, आसानी से हॉस्पिटल मिल जाता है, आसानी से यूनिवर्सिटी मिल जाती है, सारे दुकानदारी हम सब कुछ वहां पे कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इस कारण से सर हमें पहाड़ी की तुलना में सड़क पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। वही कह रहे हैं कि भू आकृति, पर्वतीय भागों की तुलना में मैदानी या समतल भागों पर घर का निर्माण, कृषि, सड़क निर्माण एवं उद्योग स्थापित करना आदि काफी सरल होता है। अब
चले जाएंगे पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी एरिया में अब घर बनाने में भी काफी जटिल होती है, कठिनाइयां होती है। इस कारण से लोग पहाड़ी इलाका पर भी ज्यादा निवास नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा लोग निवास कहां पे करते हैं, तो बताएंगे सर मैदानी इलाके में। इसलिए समतल भागों पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, और जहां हमारा समतल है, मैदानी भाग है, वहां पे हमारा सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब आते हैं सर तीसरा पॉइंट में, जलवायु। मेरे भाई, मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप सियाचिन में रहना पसंद करेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि आप बताएंगे सर वहां पे इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी होती है सर, जो हमारा अंडा है सर, अंडा जिसे हम लोग एग कहते हैं, जिसे हम लोग आमलेट बनाते हैं सर, वो अंडा को तोड़ने के लिए हम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हम्बल का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर ये अंडा टूटता है सर। ऐसे इलाके में कौन रहना पसंद करेंगे। मैं कहूंगा क्या आप साउथ अफ्रीका के सबसे गर्मी इलाके में रहना पसंद करेंगे। आप बोलेंगे नहीं सर हम गोर है, हम गोर है दादा। हाँ दादा हम गोर है ना, हम वहां जीवो ना तो काला बन जीवो रे, हमारा कोई लड़की पसंद ना कर, तो हम ना जीवो रे वहां। हम बोलेंगे आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे हम उस इलाके में रहना पसंद करते हैं जहां की जलवायु बहुत ही सुंदर हो। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गर्मी, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा ठंडी, बरसात के मौसम में थोड़ा सा बरसात, और मेरे दोस्तों वसंत ऋतु के समय में वसंत ऋतु। इस तरह से हमें मिक्सिंग ऋतु के जगह पे हमें रहना पसंद करते हैं। वही कह रहा है अत्यधिक गर्म या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसने के लिए असुविधाजनक होती है। जहां पे ज्यादा ठंडी है वहां पे भी लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, जहां पे ज्यादा गर्मी है वहां पे भी लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, जबकि सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूं सारे वो चीज को मेरे भाई अच्छी तरह से डिनोट करें आप लोग, ठीक है। चौथा पॉइंट पे आते हैं मृदा। मैं बोलूंगा क्या आप वैसा जगह में रहना पसंद करेंगे जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है। आप बोलेंगे सर नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे सर इसलिए मैं नहीं रहना पसंद करता हूं क्योंकि वहां पर खेती नहीं होगी। अगर हम कृषि नहीं भी करते हैं तो सर हमें कम से कम सब्जी तो खरीदना पड़ेगा, और हम सब्जी वहां पर खरीदेंगे कहां से, जब किसान लोग कृषि करेंगे ही नहीं, मिट्टी अच्छा होगा ही नहीं, तो वहां पर फसल का उत्पादन नहीं होगी। अब हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा सब्जी लाने के लिए। तो सर बताइए आप ही इस जगह पे रहना पसंद करेंगे। मैं कहूंगा मैं नहीं। मैं बोलूंगा कहां पे रहना पसंद करेंगे, आप बोलेंगे उस जगह पे मैं रहना पसंद करता हूं जहां की मिट्टी उर्वरक हो, जहां की मिट्टी उर्वरक हो, जहां पे किसान भाई आसानी से अपने फसल का उत्पादन कर सकते हैं। मृदाएं, उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इसके संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। दोमट मिट्टी को एक प्रकार का हम लोग जड़ोर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। तो मेरे भाई हमारा जो जनसंख्या है इसको वितरण करने का या प्रभावित करने का चार जो कारक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा कि हाँ मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर पाया हूं और आपके दिमाग में घुस गई है, मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि इससे हमें ताकत मिलती है। और अगला जो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा मेरे भाई, यहाँ पे तो आप लोग पार्ट 1 देख पा रहे हैं, जब मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा मेरे भाई, तो इससे भी खतरनाक तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को देसी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए सर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर। जानकी की संक्रमण की 3 अवस्था की विवेचना करें। एक होता है सर मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, जन्म दर भी ज्यादा होती है। एक होता है सर मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर ज्यादा होती है। एक होता है सर मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर ज्यादा होता है। एक होता है सर हमारा कि जन्म दर कम होती है, मृत्यु दर ज्यादा होता है। मतलब 3 अवस्था होती है, ठीक है। एक में हमारा मैं बता दे रहा हूं मृत्यु, एक में बता सुनिएगा मृत्यु, एक आता हमारा जन्म, एक हम स्टेज होता है। इस स्टेज को समझिए तब बाकी सब समझ में आ जाएगा आपको। पहला होता है सर कि मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, जन्म दर भी ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट आती है सर कि मृत्यु दर ज्यादा होगा, जन्म दर कम होगा। एक पॉइंट आएगी सर, याद रखना, एक पॉइंट आएगा कि जहां पे हमारा मृत्यु दर कम होगी और हमारा जन्म दर ज्यादा होगा। ये 3 जो मैंने एरो करके आपको समझाया, ये तीनों एरो के माध्यम से ये क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। आसान। पहले याद रखना है कि जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, मृत्यु दर ज्यादा, जन्म दर कम। तीसरा मृत्यु दर भी कम तो हमारा जन्म दर ज्यादा। आइए सर अब इस पॉइंट के माध्यम से कैसे डिनोट करेंगे मेरे भाई, सुनिएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। प्रथम अवस्था बात करते सर, पहला पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कहता है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। मैंने अभी जस्ट बताया इस पोजीशन में क्या बताया भाई, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होगा, उच्च होता है।
क्यों उच्च होता है? इसका कारण कोई, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ज्यादा जन्म हो रही है और ज्यादा मृत्यु भी हो रहा है, कहीं ना कोई कारण होगी। सुनिएगा कारण क्या है, यहां पे ध्यान ना दे, मेरा लिपसिंग पे ध्यान दे। जन्म दर ज्यादा होने का कारण यह है कि लोगों के अंदर में समझदारी नहीं है, लोगों के अंदर में शिक्षित नहीं है, ठीक है। और मृत्यु दर ज्यादा हो रही है इसलिए क्योंकि हमारा अच्छे हॉस्पिटलाइज नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य विभाग नहीं है, जिस कारण से मृत्यु दर भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। आइए सर अब पॉइंट पे बात करते हैं कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। अज्ञानता मतलब नॉलेज नहीं है, और निरक्षरता के कारण, शिक्षित नहीं है के कारण उच्च में जन्म दर, और महामारी के कारण उच्च मृत्यु दर होती है। एक महामारी आ गया कोरोना वायरस की तरह, सबको सपाचट करके शमशान घाट पहुंचा दिए, ठीक है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि कम होगी, जनसंख्या में वृद्धि कम होगी। जितना लोग पैदा हो रहे हैं मरी जा रहे हैं भाई, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी नहीं, हो पाएगी। 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थी, जैसे बांग्लादेश हमारा। पॉइंट 2, द्वितीय अवस्था, शुरुआत में जन्म दर उच्च तथा समय बढ़ने पर घटने लगती है। एक आती है सर हमारा जन्म दर उच्च होता है, क्या मेरे भाई, जन्म दर हमारा, ये हमारा जन्म दर है, ठीक है। ये हमारा क्या मेरे भाई, जन्म दर। मैं ऊपर में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। एक हमारा मृत्यु दर है भाई, क्या है, मृत्यु दर। तो जन्म दर हमारा उच्च होती है, और जैसे जैसे समय बढ़ने लगती है, समय बढ़ने पर घटने लगती है, यानी मेरे भाई इसमें क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी आ जाती है, ठीक है, मृत्यु दर में कमी आ जाती है, ठीक है। वही कह रहा है कि शुरुआत में जन्म दर उच्च होता है, शुरुआत में जन्म दर उच्च होता है तथा समय बढ़ने पर घटने लगती है, किंतु स्वास्थ्य में सुधार के कारण, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार हो गई, जैसे जैसे लोग मरने लगे, लोगों को जैसे जैसे लोग जन्म लिए उसके बाद जैसे मरने लगे ना मेरे भाई लोग, तो लोगों को लगने लगा कि किस कारण से मर रहे, लोगों ने सुविधाजनक, जो मेरे दोस्तों स्वास्थ्य विभाग का बारे में बात की कि अच्छा स्वास्थ्य विभाग होनी चाहिए, वही कह रहा था। किंतु स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जैसे भारत और जनसंख्या, और इससे हमारा जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया गया, इससे हमारा जनसंख्या में काफी वृद्धि होगी, जैसे भारत और चीन। तीसरा पॉइंट में आते हैं तृतीय अवस्था, इसमें जन्म दर निम्न होने के कारण होने के साथ मृत्यु दर भी निम्न होती है। इसमें जन्म दर और हमारे मृत्यु दर दोनों क्या होता है, निम्न होती है, ठीक है। इसमें जन्म दर और हमारा जो मृत्यु दर होती है दोनों ही निम्न होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि मंद या स्थिर हो जाती है। इससे हमें क्या होगा, 10 को बच्चा पैदा हुआ एक दिन में, 10 मर गया, तो हमारी जनसंख्या क्या होगी भाई, स्थिर हो गई। वही कह रहा है कि इसमें क्या होगा, हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, जैसे कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से यह पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा सांख्यिकी संक्रमण की जो 3 अवस्था है वो क्या क्या है, समझिए, ठीक है। आप लोग वीडियो की स्किप करने में ना बहुत आगे रहते हैं भाई, स्किप करने वाला मेरे दोस्तों उतना मार्क्स नहीं ला पाते, सच कह रहा हूं, और जो रट्टा लगाते वो भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते। समझने की कोशिश कीजिए, इतना सुंदर तरीके से समझा रहा हूं भाई। रोपण कृषि, अब देखिए मेरे भाई, रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हम सभी को पता है सर, रोपण कृषि के अंतर्गत हमारा आता है कौन, हमारा चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, ये सब क्या आता है, गन्ना, ये सब क्या आता है, रोपण फसल। वही कह रहे कि रोपण कृषि की विशेषता क्या है, तो रोपण कृषि की विशेषता बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला विशेषता बात करते हैं व्यावसायिक खेती, यह व्यापार के लिए किया जाता है। हमारा जो रोपण कृषि के अंतर्गत जितने सारे खेती आती है, फसल आता है, सारे व्यवसाय के लिए किए जाते हैं, है ना भाई। चाय का उत्पादन कर रहे तो मैं अपने घर के लिए थोड़े ना कर रहा, सबके लिए कर रहा हूं। वही कह रहे हैं व्यावसायिक खेती, यह बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी की जाती है। मेरे दोस्तों ये हमारा जो कृषि है यह विदेशों में भी ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बिजनेस खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से निर्यात पर ध्यान केंद्रित होता है, जिसमें मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम रोपण फसल को उत्पादन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में निर्यात कर सकें, ताकि हम दूसरे से ज़्यादा क्या करें, दूसरे देशों तक भेज सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सके। इसलिए इसको कहा गया रोपण फसल को क्या मेरे भाई, व्यावसायिक कृषि। दूसरा पे आते हैं सर एकल फसल उत्पादन, इसमें बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल उगाए जाते हैं। आप चले जाएंगे मेरे दोस्तों चाय की खेती करने के लिए, तो बड़ा इलाका, मतलब एक पहाड़ी इलाके में बात करूं, है ना, तो पहाड़ी इलाके में मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर चाय लगाया है तो सिर्फ चाय ही चाय मिलेगी, अगर गन्ना लगाया तो सिर्फ गन्ना ही गन्ना, अगर रबड़ का उत्पादन हो रही तो सिर्फ रबड़ ही रबड़। बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन होती है।
ठीक है। वही कह रहे कि इसमें बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल जैसे चाय, कॉफी, रबर या कपास की खेती की जाती है। अत्यधिक पूंजी और श्रम, रोपण कृषि में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। अब मेरे भाई जो हमारा रोपण फसल होती है ना, इसमें मजदूरों की संख्या ज्यादा मांगा जाता है, इसमें मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है, और वो भी मजदूर जो कुशल मजदूर होती है। गांव देहात जैसा कोढ़िया नहीं कि दो ईटा ढो लिए, दो बोरा सीमेंट मिलाएं और खेने ठोकना शुरू, 2 बोरा सीमेंट में ही उसको पूरा खेने का क्या बोलते भूख लग गया भाई, वैसा नहीं। यहाँ पे कुशल श्रमिक चाहिए, शक्तिशाली श्रमिक नहीं, बुद्धि वाला श्रमिक जो हमेशा काम करते रहे। ठीक है, आते हैं सर अगला चौथा पॉइंट, मशीनों का उपयोग। इसमें उन्नत तकनीक और मशीनों का प्रयोग फसल उगाने, कटाई और प्रसंग करने के लिए किया जाता है। इसमें मेरे दोस्तों मशीन का भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे और सारे फसल में मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक इसी तरह से रोपण कृषि के अंतर्गत मेरे दोस्तों मशीन का भी उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सर लंबे अवधि की फसलें, और ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, जैसे गेहूं आज रोपे 3 महीना 4 महीना का बाद हो गया, नहीं भाई, ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। ये एक ऐसी फसल है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। आप देखेंगे ईख का गाछ, पेड़ देखे गाछ देखे, ईख को काट देंगे ना फिर से जन्म लेती है। आप देखेंगे, चले जाएंगे मेरे भाई रबड़ को हम लोग शराब की तरह क्या बोलते हैं उसको, ताड़ी की तरह का निकालेंगे ना, फिर भी रबड़ फिर से पैदा हो जाएगी, फिर से निर्माण हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर हम चाहेंगे चाय की खेती के लिए चाय निकाल लेंगे ना, फिर से हमारा चाय मतलब वो हमें देते रहते हैं। इसीलिए इसको कहा गया मेरे भाई कि याद रखना है लंबी अवधि की फसलें। इसको रोपण फसल को, रोपण कृषि में उगाए जाने वाले फसलें लंबे अवधि के बाद उत्पादन देता है, जैसे रबड़ और कॉफी के पौधे। याद रखना है मेरे भाई, क्या हो जाएगी, रबड़ और कॉफी के पौधे। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ये सारे पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया हूं वो बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर उद्योग की अवस्थित को अव्यवस्थी को प्रभावित करने वाला कारक क्या है उद्योग को। अब उद्योग के बारे में आए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं मेरे भाई, उससे पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण। अब बात करें सर जनसंख्या में असमान वितरण, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं। भौगोलिक कारक याद रखना है, पहला हमारा क्या आता है मेरे भाई, भौगोलिक कारक। भौगोलिक स्थिति जैसे कि जलवायु, स्थलकृत और जल संसाधन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जैसे गंगा के मैदान इलाके में उपजाऊ और जल संसाधन से समृद्ध है, मतलब जो हमारा गंगा के मैदान है वहाँ पे हमारा जल और वहाँ की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ होती है भाई, वहाँ की जल और वहाँ की भूमि काफ़ी क्या है मेरे भाई, उपजाऊ वाली भूमि है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वही रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके में जनसंख्या घनत्व कम होता है। अब रेगिस्तानी इलाके चले जाएंगे है ना, अब चले जाए पहाड़ी इलाका, वहां पे देखेंगे लोग कम से कम रहना पसंद करते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा रहना वहां पे पसंद नहीं करते हैं। आर्थिक अवसर, अब लोग जहां पे रोजगार ज्यादा मिलेगी ना मेरे दोस्तों वहां पे रहना पसंद करेंगे। पर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, कहीं कहीं कम कम जनसंख्या क्यों पाया जाता है, वही कारण आपसे पूछा गया। आर्थिक अवसर मेरे भाई, आर्थिक अवसर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति उस जगह पे रहना पसंद नहीं करते हैं जहां पे रोजगार उपलब्ध ना हो। मैं भी अगर आपसे कहूंगा कि आप क्या वैसे जगह में रहना पसंद कर दें जहां पे रोजगार का अवसर प्राप्त ना हो, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे वैसा जगह पे रहना पसंद है जहां पे रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। वही कह रहा है कि रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धता के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जैसे मुंबई में रोजगार ही रोजगार है, दिल्ली, बेंगलोर शहरों में रोजगार और व्यापार के अवसर अधिक होने के कारण जनसंख्या घनी है। हम सभी को पता है कि हर एक झारखंड के हर एक गांव से मेरे दोस्तों कोई ना कोई अपने गांव को छोड़ करके किसी अन्य जगहों पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों उनको रोजगार का अवसर वहां पे मिल चुकी है, यह भी कारण है। तीसरा कारण पे आते हैं, तीसरा जो हमारा कारण बताता है वह है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक का मतलब होता है मेरे दोस्तों सोशल और हमारा जो कल्चरल होते हैं इसके कारण भी हमारा जनसंख्या प्रभावित होती है। भारत में जाति, धर्म और सांस्कृतिक धारणाएं भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। कुछ समुदाय विशेष क्षेत्र में अधिक बसते, कुछ जगह पे अधिक लोग बसते हैं जिससे वहां की जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। कुछ ऐसे जगह है मेरे दोस्तों जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा निवास करते हैं और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे लोग कम से कम क्या करते हैं, निवास करते हैं। यह हमारा क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सर, चौथा पॉइंट पे आपसे पूछा गया प्राकृतिक आपदाएं। मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप
रहना पसंद करते हैं आसाम पे? आप बोलेंगे नहीं सर, जो आसामी लोग होते हैं वो मजबूरन में रहते हैं। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे सर क्योंकि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो लोग वैसा जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जहां पे मेरे दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा से ज़्यादा आए, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, भूस्खलन आना, सुनामी आना। ये सब जगह पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। क्या करते मेरे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना यहाँ पे पसंद नहीं करते। तो इस सब चीज़ों पर ना हम सभी को ध्यान देना चाहिए। वही कह रहा है कि कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप का खतरा अधिक होता है, जिससे लोग उन क्षेत्र में कम आबादी वाले इलाके में प्रवास करते हैं। वैसा जगह पे रहना ही पसंद नहीं करते हैं मेरे भाई, जहाँ पे बाढ़, सूखा, बाढ़, उसके बाद भूकंप वगैरह अगर आ जाए तो ऐसे जगह पे रहना कोई पसंद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते सर, भारतीय कृषि, अभी जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ चुपचाप से चुकुमु को बैठकर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को सुनिए, ठीक है? रट्टा लगाने का समय चला गया मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कहता है 15 में, भारतीय कृषि की समस्या। भारत में जो किसान है, हम सभी को पता है कि भारत एक हमारा क्या है भाई, कृषि प्रधान देश है। लेकिन मेरे भाई, भारत के किसानों पर जितना अत्याचार होती है ना, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं होती है। वही क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की समस्या क्या क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में भी कृषि का कहीं ना कहीं समस्या है। वह कौन कौन सी समस्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। आपसे पूछा गया अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। भारत में जो किसान है, जो अधिकतर भागों में जो होती है कृषि होती है, वो बिल्कुल किस पर डिपेंड होती है? मानसून पर। मतलब ऊपर वाला अगर बारिश कराएगी तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा, अगर नहीं कराएगी तो फसल का उत्पादन नहीं हो पाएंगे, है ना? लेकिन आप विदेशों में चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों कृत्रिम बादल होते हैं। कृत्रिम बादल मतलब समझ रहा, एक बटन दबाएं तो मेरे दोस्तों जहां पे बारिश होना चाहिए, वो जहां पे बारिश की आवश्यकता है, वहां पे बारिश टपकना शुरू हो जाएगी। जो अमेरिका सबसे आगे है, कृत्रिम बादल, याद रखना भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं मनुष्य जब चाहे तब बरसा सकते हैं, है ना? अमेरिका इतना डेवलपिंग है और हमारा देश सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है भाई। पेपर लीक हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, हमारे देश में। तो अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। यदि समय पर और पर्याप्त वर्षा ना हो तो फसल खराब हो जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी वर्षा हो जाएगी तब भी फसल खराब हो जाएगा। और अगर फसल में जिस समय पानी की आवश्यकता हो रही है और उस समय अगर वर्षा नहीं होगी तो हमारा फसल फिर से खराब हो जाएगी सूखे की वजह से, है ना? आगे सर, कभी कभी अधिक बारिश या सूखा भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इससे किसानों की आय पर भी सीधा असर पड़ता है। अब बारिश हो रही है तो इतना बारिश हो रहा है कि फसल को बहाकर लेकर चले गए, फसल को पूरी तरह से बहाकर लेकर चले गए। तो मेरे दोस्तों ये भी एक प्रकार का क्या है, तो बताइए हमारे किसानों का क्या है भाई, ये हमारी समस्या है। पॉइंट नंबर 1, रट्टा मत लगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है भाई, ठीक है, आपका नहीं है। दूसरा पॉइंट, निम्न उत्पादकता। आप चले जाएंगे मेरे भाई, जब से हमारे हरित क्रांति हुई है तब भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में किसानों का हालत बहुत खराब है। निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। जैसे दुनिया के और सारे देशों में किसान लोगों को कैसे, आज अगर इस खेत में 50 किलो धान हुई है तो अगले साल कैसे इसको 60 किलो करे। दुनिया के हर एक देश इस पर देखते रहते हैं कि किसान में कहाँ कमी रह गई, बीज में कहाँ कमी रह गया, किस चीज में कमी रह गई, जिस कारण से 60 किलो हम लोग उम्मीद लगाए थे तो 50 किलो भाई उस पर सुधार किया जाता है। और हमारा देश हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं भाई, है ना? इसके कारण में पुराने उपकरण, उन्नत बीज का अभाव। अगर सही तरीके से हमारा देश, अगर समस्या हो रही है हमारे देश में कृषि व्यवस्था का, तो उनको उन्नति बीज नहीं मिल रहा है, हाइब्रिड बीज, सही किस्म का बीज उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर, पुराने उपकरण। पहले लोग क्या करते थे मेरे दोस्तों, नए नए टेक्निक। अब चले जाएंगे ना अमेरिका, खरपतवार, किसे कहते हैं खरपतवार पता है? दो पौधे, ये हमारे गेहूं का पौधा, ये हमारे गेहूं पौधा, इसके बीच में जो घास निकल जाता है ना भाई, इसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवार को भी निकालने के लिए मेरे भाई एक ऐसी मशीन आई कि जिसमें बिना धान के पौधे को टच किए खरपतवार को नोच कर निकाल लेते हैं। ये हमारा अमेरिका का टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है। दूसरा में कम खाद का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रही खेत में, तो घंटा हमारा फसल का उत्पादन होगा और पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं होगा। अगर किसान भाई के खेतों तक अगर सिंचाई व्यवस्था को पहुंचाया जाए, सिंचाई के रूप में मेरे दोस्तों पानी अगर पहुंचा दिया जाए, तो किसान आसानी से अपना फसल का उत्पादन करेंगे। पर हमारे देश ये करेंगे कब? जब दुनिया समाप्त हो जाएगी तब करेंगे, है ना। और पारंपरिक खेती शामिल है, इससे किसानों को लाभ कम होती है। आते से अगला पॉइंट, भूमि सुधार की कमी। भूमि में सुधार,
आप देखेंगे मेरे भाई, जब भी हम लोग कोई भी जगह पे ना खेती करते हैं ना, उसके भूमि को ना पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, हल चलाते हैं, यस नो, उसको खोदते हैं, उस मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, उस मिट्टी में उर्वरक, उस मिट्टी में खाद्य डालते हैं, चाहे गोबर हो या कृत्रिम खाद्य हो या कोई वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया हुआ खाद्य हो, तब जाकर उसमें हम लोग फसल लगाते हैं, यस या नो। अब चले आइए सर, भूमि सुधार की कमी। भारत में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुए, भारत में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुए, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। आप किसान भाई को चाहिए 50 किलो खाद्य और उसको दे रहा है 30 किलो, तो घंटा फसल का उत्पादन होगा, बताइए, है ना। भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिली, भूमिहीन किसान को जमीन नहीं मिली और जमींदार प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अरे मेरे दोस्तों, कभी कभी हमारे किसान भाई इसके वजह से भी हत्या कर लेती है कि वो जिसके जमीन को लिए है लीज में, उसकी रकम को नहीं चुका पाए, इस कारण से भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये प्रथा को हमारे देश में समाप्त करनी चाहिए, जो बिल्कुल मेरे दोस्तों गैर कानूनी है। इससे छोटे और गरीब किसान को फायदा नहीं होता, इससे हमारे जो छोटे छोटे जो गरीब किसान है मेरे भाई, उसको थोड़ा सा भी फायदा इसमें नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली मैं बात करूं ना, हमारा किसान भाई को जो समस्या है, कृषि व्यवस्था में समस्या, बहुत सारे समस्या है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था सुविधा ना होना, बहुत कुछ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं ना। इस चीज को याद है कि भारतीय किसान की समस्याओं के बारे में विवेचना करें, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बताया। चौथा पॉइंट में लिखिएगा, छोटे खेत तथा विखंडित हो जोत। आप देखेंगे इतना बड़ा खेत है, अब क्या कर दिया मेरे दोस्त, इसी खेत को छोटा छोटा खेत में कन्वर्ट कर दिया, छोटा छोटा खेत में क्या कर दिया भाई, कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे हमारा जितना खेत छोटा होगा उतना हमें ये आड़ बनाना पड़ेगा, इससे हमारा भूमि में क्या हो रही है भाई, कमी हो रहा है, इससे हमें क्या हो रहा है, भूमि में कमी हो रहा है। वही चीज कह रहा है कि भारत में खेती के लिए छोटे छोटे खेत है जो विभाजन के कारण और छोटे हो जाते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया भाई, इतना छोटा खेत, इसको भी हम विभाजन करें, इसमें भी तो थोड़ा सा एरिया जा रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा एरिया जा रही है। तो भारत में छोटे छोटे खेत ऑलरेडी है, इसको और छोटे बना दिया जा रहा है दीवार उठा के, है ना, जो विभाजन के कारण और छोटे होते जाते हैं। छोटे खेत में मशीन का उपयोग कठिन होता है। अब छोटा सा खेत है, उस खेत में आप मशीन का उपयोग कैसे करेंगे, है ना भाई। मशीन के सामान्य अगर खेत होगा तो आप उसमें हल कैसे चलाएंगे, है ना, बहुत समस्या है भाई, जिससे उत्पादन और लाभ दोनों कम हो जाते हैं। तीसरा, वाणिज्यीकरण का अभाव। भारतीय कृषि अभी भी मुख्यतः आत्मनिर्भर है, किसान केवल अपनी जरूरत के लिए खेती करते हैं और बाजार में बेचने के लिए उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अब किसान भाई सिर्फ और सिर्फ अपना, जो गरीब किसान होते हैं भाई, छोटे मोटे जो किसान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही खेती करते हैं जिससे उसका परिवार चल जाए। वो इतना खेती करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकता है कि हम अपना सामान का खेती से उत्पादन करके हम विदेशों के बाजार में बेचें। क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारे देश की राजनीति व्यवस्था है, यहाँ पे किसान व्यवस्था नहीं है, ठीक है। छठा पॉइंट, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का उपयोग निर्माण कार्य, उद्योग और शहरीकरण में हो रहा है। अधिक रसायन और पानी के उपयोग से भूमि उपजाऊ शक्ति भी घटती जा रही है, इससे खेत के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप बहुत ही सुंदर तरीके से ना आप लिख सकते हैं इसके बारे में एक एक क्वेश्चन को। मेरे भाई मैं एक सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा कि गेहूं के भौगोलिक स्थिति के बारे में, चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में, कपास के भौगोलिक स्थिति, रबड़ के भौगोलिक, और मेरे भाई गेहूं के भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग पैसेंस बना करके मैं बहुत ही सुंदर तरीके से बताने वाला हूं। फिलहाल मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सुनिएगा भाई, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे 22 तारीख और 23 तारीख के मैराथन क्लास में जोड़ना है, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर ले और 22 तारीख और 23 तारीख की महा मैराथन क्लास शाम 6:30 बजे आना ना भूले। बहुत ही सुंदर तरीके से मैप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सब्जेक्टिव जो हमारा होगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगी, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं वहां पे आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग क्या करें मेरे दोस्तों, आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी पता चल जाएगी कि आखिर किस प्रकार यहाँ पे मैराथन क्लास में होने वाला है। खैर सर आइए बात करता हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर का महत्व क्या है। तो सुएज नहर यूरोप और एशिया के बीच की दूरी का 7000 किलोमीटर कम करके सीधा और आसान रास्ता प्रदान किया गया है, आसान रास्ता प्रदान किया गया। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हमारा क्या मेरे दोस्तों, देखिए सुनिए मेरे बात को, यहाँ पे हमारा झारखंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है,
ठीक है भाई। अब इसके बीच में ना मेरे दोस्तों बहुत बड़ा एक समुद्र है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, इधर से घूम के आते थे। क्या करते मेरे भाई, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे भाई, आप लोग थोड़ा सा सुनिए, इस चीज को समझिए, फिर इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होगी आप लोगों के लिए। अब मेरे दोस्तों हमें झारखंड से बिहार जाना था, लोग इधर से घूम के जाते थे। लोग क्या करते थे, समुद्र को मेरे दोस्तों किनारे किनारे जो सड़क बनी होती थी उससे माध्यम से अपनी यात्रा करती थी। लेकिन मेरे दोस्तों लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है ना, हम लोग पानी से भी हम लोग नहर का पानी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिहार जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि अच्छा तो चलो भाई इसको हम लोग नहर में इस्तेमाल किया जाए। तो कहा कि कौन सा नहर का नाम दिया जाए, सभी लोगों ने कहा इसको सवेज नहर नाम दिया जाए। कौन सा नहर, सवेज नहर का नाम दिया जाए। इस सवेज नहर के माध्यम से 7000 किलोमीटर, 1-2 नहीं 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी ना, वो हमारा हमारा एशिया और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर दिया गया। ठीक है, चलिए सर सुनिएगा, सुएज नहर यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर कम करके सीधा और आसान रास्ता प्रदान करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से घूम के नहीं बल्कि आप इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे दुनिया के बहुत सारे जहाज रोजाना माल लाने और ले जाने का इस नहर से होकर गुजरते हैं। अब दुनिया का जितने सारे देश हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट और हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का अंतर में आती है, वो सारा देश मेरे दोस्तों याद रखना है, वो इस नहर के माध्यम से अपना माल को ले भी जाते हैं और वहां से लेकर भी आते हैं। याद रखना है, विश्व का 10% समुद्री व्यापार इसी नहर से होकर गुजरती है। और विश्व में जितने सारे समुद्र है उन सारे समुद्र का 10% व्यापार जो है हमारा सवेज नहर से ही अपनी यात्रा करती है और अपने माल का ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात दोनों करते हैं। यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। और हमारा जो सवेज नहर है यह मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है, मिस्र की जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। साथ ही नहर के आसपास के क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और रोजगार के मौके को बढ़ावा प्रदान करती है। आप ही बताएं मेरे भाई, जहां पे हमारा आर्थिक रूप से मजबूत होगी, यहाँ पे लोगों को आसानी से क्या होगा, रोजगार मिल जाएगी और लोगों के जो जीवन है उसमें सुखद उत्पन्न होगी, खुशद उत्पन्न होगी। यस या नो, है ना भाई, पहला। अब बात करते हैं सर अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर मार्ग का क्या महत्व है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सुनिएगा। कहता है कि पनामा नहर, याद रखना है कौन सा नहर है भाई, पनामा नहर। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से देख पाए, विजिबल हो सके। बाकी पूरा क्लास कंप्लीटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लास कैसे लग रहा है मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक लाइक करके जरूर जाए मेरे भाई। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता मेरे दोस्तों तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनती है थोड़ा सा लाइक करके ही जाना भाई, है ना। तो पनामा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। पनामा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंस क्या मेरे भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह नहर अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ती है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक महासागर को जोड़ती है, जिससे समुद्री व्यापार में समय और लागत की बचत होती है। अभी मैंने जस्ट बताया कि इधर से घूम के जाएंगे तो समय भी लगेगी और पैसा भी ज्यादा लगेगा, लेकिन इधर से अगर हम सीधा अगर चले गए तो समय भी बच गया और हमारा पैसा भी बच गई। वही चीज यहाँ पे कह रहा था कि पनामा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। पनामा जो नहर है वो व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह नहर अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ती है। यह नहर अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों को जोड़ती है, जिससे समुद्री व्यापार में समय और लागत बचती है, जिसके माध्यम से समुद्री व्यापार के माध्यम से हमारा समय भी बच जाती है और हमारा पैसा भी बच जाता है। यह नहर समुद्री जहाजों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को घेरने की आवश्यकता से बचाती है, जिससे लंबी दूरी और जोखिम कम होती है। मेरे भाई ये हमारा अमेरिकी महाद्वीप को, जो हमारा महाद्वीप है, को घेरने की आवश्यकता से बचाती है और जिससे लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ता है और जोखिम कम उठाने पड़ती है। नहर के कारण अमेरिका, यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार में तेजी आती है। अब मेरे दोस्तों जहाँ पे सड़क व्यवस्था ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करने के लिए आएंगे। अब देखिए, अब कहीं ऐसा जगह होगा, अब ग्रामीण इलाके में व्यापार नहीं हो पाती। क्यों पता है? क्योंकि ग्रामीण इलाके में सड़क मजबूत बना ही नहीं होता है, और सड़क भी बना होता है तो उबड़ खाबड़, तो लोग वहाँ पे व्यापार करने के लिए थोड़ी ना आएगा, है ना। वही कह रहा है कि नहर के कारण अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य क्षेत्रों के बीच व्यापार में तेजी आती है, विशेषकर तेल,
कोयला, कपड़ा, खाद्य सामग्री और अन्य भारी सामानों का परिवहन में है। याद रखना, अन्य क्या है मेरे भाई, परिवहन के रूप में है। आगे कहता है क्या, यह नहर अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देती है। और हमारा जो पनामा नहर है वो यूरोप और एशिया का बीच में जो हमारा पनामा नहर है ये हमारे व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होती है। जिससे हमारे वैश्विक आपूर्ति में श्रृंखला में क्या होता है मेरे दोस्तों, सुधार होती है। पनामा नहर के माध्यम से होने वाला व्यापार वैश्विक आर्थिक वृद्धि और देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अहम बड़ी कड़ी बन गई है। तो मेरे दोस्तों आपके पेपर में जैसे मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। बस आप लोग ये जो चीज मैं बताया ना, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कौन सा, अभी जो मैं आप लोगों का सेट 1 बताया हूं, याद रखना हर शाम के 6 बजे आप चेक कीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में, हर शाम के 6 बजे। क्योंकि मेरे भाई कभी कभी ना YouTube नोटिफिकेशन नहीं डालता है तो आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है, तो आपको हर शाम के 6 बजे, सुबह के 6 बजे और दोपहर को 2 बजे आप मेरे भाई हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जरूर। याद रखना है, आप क्या करें मेरे भाई, आप लोग हमारा प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। कैसे चेक करना है सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्योंकि मेरे भाई आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगी फ्री में, डोंट वरी, 1 रुपए भी पैसा आप लोगों को नहीं लगेगी और सारा वीडियो मेरे भाई आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। हर दिन आपको जाना है प्लेलिस्ट में, इस तरह से आपका यूट्यूब खुलती है, आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट में और इस तरह से मेरे दोस्तों आप देखेंगे एक जगह पे जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना होगा। किसका मेरे भाई, जैसे हमारा जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना होगा, तो ये देखिए मेरा भाई जियोग्राफी का है। इस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करना है भाई, आप जैसे क्लिक करेंगे ना इसके अंदर में जितने सारे वीडियो है सारे वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगी। तो मेरे भाई आसानी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूं इससे भी धाकड़ क्वेश्चन। आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और शुरू से लेकर अंत तक देखिए कैसा फील हुआ है ये भी थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बता देंगे। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।